हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में अभी तक हम रदरफोर्ड मॉडल पढ़ चुके हैं और रदरफोर्ड मॉडल का जो ड्रॉबैक था वो क्या ड्रॉबैक था, मैक्सवेल जो साइंटिस्ट थे उन्होंने अपनी एक थ्योरी दी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी से उन्होंने बताया था अगर कोई चार्ज पार्टिकल कंटिन्यूस मूव करता है तो वो अपनी एनर्जी में लॉस करता है। तो according to Rutherford, electron is continuous revolve around the nucleus and electron is a charged particle. That's why according to Maxwell theory, electron should be lose its energy and at the end it should be collapse in nucleus. तो अगर मान लो इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी में कंटिन्यूस लॉस करेगा तो एक टाइम के बाद ये न्यूक्लियस में गिर जाएगा। न्यूक्लियस में गिर जाएगा तो एटम कोलैप्स हो जाएगा, जबकि एटम कोलैप्स नहीं होता। तो इस बात को कौन नहीं समझा पाए थे? रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड की बात को समझाने के लिए अगले साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था बोहर। तो बोहर ने अपना मॉडल दिया था जिसे बोलते हैं अपन बोहर मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, इन्होंने जो अपना मॉडल दिया था ये दिया था 1913 में। कब दिया था बच्चों? 1913 में। ठीक, तो बोहर ने अपने मॉडल को देने के लिए कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे। तो वो पोस्टुलेट्स क्या हैं देखो। The atom has the nucleus where all the proton are present. The size of the nucleus is very small. It is present at the center of atom. ठीक है, अब इन्होंने सबसे बड़ी बात क्या बोली थी कि ये जो इलेक्ट्रॉन जिन ऑर्बिट्स में घूमता है ना, उन ऑर्बिट्स की एनर्जी कांस्टेंट होती है। अर्थात जब इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करता है तो इलेक्ट्रॉन ना तो एनर्जी को इमिट करता है ना एब्जॉर्ब करता है। इस वजह से इनको हम क्या बोलते हैं? एनर्जी लेवल। ईच स्टेशनरी ऑर्बिट इज एसोसिएटेड विद अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी। दीज ऑर्बिट्स आर कॉल्ड एनर्जी लेवल। ठीक है, और हम इनको कैसे नंबरिंग करते हैं? इनको नंबरिंग करते हैं हम 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते जाते हैं, या फिर हम नंबरिंग करते हैं किससे? K L M N। तो अगर K है तो इसका मतलब कौन सा ऑर्बिट है? फर्स्ट ऑर्बिट। L है तो कौन सा ऑर्बिट है? सेकंड ऑर्बिट। M है तो कौन सा ऑर्बिट है? थर्ड ऑर्बिट। और N है तो कौन सा ऑर्बिट है? फोर्थ ऑर्बिट। ठीक है, तो न्यूक्लियस से इनकी काउंटिंग चालू करते हैं और जैसे जैसे अपन न्यूक्लियस से दूर जाते जाते हैं इनकी एनर्जी इंक्रीज होती जाती है। तो सबसे कम एनर्जी किसकी होगी? जो न्यूक्लियस के सबसे पास होगा। तो न्यूक्लियस के सबसे पास कौन है? जो फर्स्ट ऑर्बिट है वो न्यूक्लियस के सबसे पास है, तो वो सबसे कम एनर्जी वाला ऑर्बिट है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे लोअर एनर्जी लेवल। और इसके कंपैरिजन में सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी ज़्यादा होगी तो सेकंड ऑर्बिट को इसके कंपैरिजन में क्या बोल देंगे? हायर एनर्जी लेवल। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम कंपेयर करें सेकंड और थर्ड का, तो सेकंड और थर्ड में किसकी एनर्जी ज़्यादा है? थर्ड की। तो थर्ड यहाँ पर हायर एनर्जी लेवल हो जाएगा और सेकंड लोअर एनर्जी लेवल हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे अब हम न्यूक्लियस से आगे बढ़ते जाते हैं इनकी एनर्जी इंक्रीज होती जाती है। ठीक है बच्चों, अब ये जो इलेक्ट्रॉन जब इन ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहा होता है तो ये ना तो एनर्जी को इमिट करता है और ना ही एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। ठीक, इलेक्ट्रॉन कब एनर्जी इमिट करता है या कब एनर्जी एब्जॉर्ब करता है? इलेक्ट्रॉन जब एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जंप करता है। मतलब अगर मान लो इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जंप करता है या हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जंप करता है, तभी ये एनर्जी में एक्सचेंज करता है। अब समझना बात को। अब ये बताओ, अगर मान लो हमारा इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एनर्जी लेवल में है, कौन से एनर्जी लेवल में? फर्स्ट एनर्जी लेवल में, और ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है कौन से एनर्जी लेवल में? थर्ड एनर्जी लेवल में। तो ये बताओ बच्चों, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहा है? इलेक्ट्रॉन जा रहा है लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में। तो ये इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में कब जा सकता है? जब ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करे कि इमिट करे। सोचो एक बार। तो इलेक्ट्रॉन तब ही लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जा सकता है जब ये एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करेगा। और ये जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है वो किसकी फॉर्म में करता है? वो करता है रेडिएशंस की फॉर्म में या लाइट की फॉर्म में। ठीक है, उसी तरीके से अगर इलेक्ट्रॉन ये थर्ड एनर्जी लेवल से अगर फर्स्ट एनर्जी लेवल में वापस आ रहा है तो अब की बार इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ आ रहा है? अब की बार इलेक्ट्रॉन आ रहा है हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में। तो इलेक्ट्रॉन अगर हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आएगा तो क्या करेगा? एनर्जी का इमिशन करेगा। किसकी फॉर्म में करेगा? रेडिएशंस की फॉर्म में करेगा। ठीक है, चलिए, तो उस एनर्जी की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? एनर्जी की वैल्यू हम निकालेंगे डेल्टा ई से। डेल्टा का मतलब होता है चेंज।
ई का मतलब एनर्जी। तो जब भी हम चेंज निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। तो अभी यहाँ पर हम किस में चेंज निकाल रहे हैं, एनर्जी में। तो किसकी क्या कर देंगे, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, मतलब इलेक्ट्रॉन इनिशियली कौन से ऑर्बिट में है। अगर इलेक्ट्रॉन इनिशियली फर्स्ट ऑर्बिट में है और फाइनली थर्ड ऑर्बिट में जा रहा है, तो हमारे पास यहाँ पर कौन से ऑर्बिट की एनर्जी लेंगे हम, थर्ड ऑर्बिट की, और इनिशियल में कहाँ था, फर्स्ट ऑर्बिट में। ठीक है, और वो जो एनर्जी इमीडिएट एब्जॉर्ब कर रहा है वो किसकी फॉर्म में कर रहा है, एनर्जी लाइट की फॉर्म में या रेडिएशंस की फॉर्म में। और रेडिएशंस की एनर्जी प्लांक ने बताई थी, वो कितनी बताई थी, एच न्यू। ठीक, और एच क्या है यहाँ पर, प्लांक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻31 जूल सेकेंड। और न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, चलिए तो अब ये बताइए, जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जा रहा है तो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, और जब हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जा रहा है तो एनर्जी इमिट कर रहा है। तो एब्जॉर्ब करने का मतलब वो एनर्जी को गेन कर रहा है कि लॉस कर रहा है, उसको एनर्जी का फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, फायदा हो रहा है, गेन कर रहा है। तो जब भी गेन करने वाली बात आती है तो यहाँ पर डेल्टा ई की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। लेकिन अगर वो लॉस होगी तो लॉस के लिए क्या वैल्यू आ जाएगी, नेगेटिव। तो जब भी एनर्जी लॉस होगी तो डेल्टा ई की वैल्यू किस में आएगी, नेगेटिव में, और अगर गेन होगा तो डेल्टा ई की वैल्यू किस में आएगी, पॉजिटिव में। आगे बात समझ में। फिर अभी अपन इसके अभी क्वेश्चन करेंगे तो उससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे बोहर मॉडल के पोस्टुलेट्स। एक पोस्टुलेट और है, तब तक आप इसको नोट डाउन करिए, उसको अभी देखते हैं अपन। ठीक है, करिए। चलिए बच्चों, अब हम नेक्स्ट पोस्टुलेट देखते हैं। तो नेक्स्ट पोस्टुलेट क्या दिया था उन्होंने, कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकता है जिनका एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर हो, h/2π। द इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट हुज एंगुलर मोमेंटम इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। अब बच्चों, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, ठीक है, ये थोड़ा सा फिजिक्स का पार्ट है। आप लोग मोमेंटम जानते हो, मोमेंटम होता है हमारे पास, मोमेंटम को हम डिनोट करते हैं किससे, p से। अगर कोई ऐसी बॉडी जिसके पास मास है, अगर वो लीनियर डायरेक्शन में मूव कर रही है तो उसका मास और उसकी वेलोसिटी को अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो तो मास और वेलोसिटी का जो मल्टीप्लिकेशन आता है उसे हम क्या बोलते हैं, लीनियर मोमेंटम। ठीक है, अगर यही बॉडी अगर सर्कुलर मास, सर्कुलर पाथ में अगर मूव करती है तो सर्कुलर पाथ का एक रेडिएशन होता है, कुछ ना कुछ रेडिएशन होगा, तो उस बॉडी का कुछ ना कुछ मास होगा और कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। तो इसके मास, इसकी वेलोसिटी और इस सर्कुलर पाथ के रेडियस को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उससे आता है हमारे पास एंगुलर मोमेंटम, जिसको हम जे से डिनोट करते हैं। तो mvr, तो mvr क्या है हमारे पास, एंगुलर मोमेंटम। तो ये एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल होना चाहिए, h/2π के, और कितना मल्टीपल होना चाहिए, इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, मतलब ये वैल्यू फ्रैक्शनल में नहीं आनी चाहिए। तो उस बेसिस पर उन्होंने एक फॉर्मूला दिया, वो क्या था, mvr = nh/2π। ठीक है, चलिए, जहां पर m क्या है, अब हमारे पास यहाँ जो पार्टिकल मूव कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, वो कौन है, इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे मास किसका आएगा, इलेक्ट्रॉन, क्या वो हम देख चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। v क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब ये वेलोसिटी अभी हम आगे देखेंगे। r क्या है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, ये भी हम पढ़ेंगे। h क्या है, प्लांक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू अभी हम लिख चुके हैं 6.626 इंटू 10⁻31 जूल सेकेंड। और n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग। देखो, अगर मान लो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो उसको कैसे लिखेंगे अपन, mvr = 1h/2π। तो यहाँ 1 लिखे या नहीं लिखे, एक ही बात है। तो कौन से ऑर्बिट के लिए बात हो रही है, ये फर्स्ट ऑर्बिट के लिए। अगर इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड ऑर्बिट, रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट इज इक्वल टू 2h/2π। तो क्या है, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी हमारे पास h/π। ठीक है बच्चों, उसी तरीके से अगर हम थर्ड ऑर्बिट के लिए बात करें तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट, रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट और 3h/2π। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिनका एंगुलर मोमेंटम nh/2π के इक्वल होगा।
ये बात किन्होंने बताई थी? बोहर ने, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम कैन नॉट हैव फ्रैक्शनल वैल्यू, तो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कभी भी फ्रैक्शनल में नहीं होगी, ठीक है। चलिए अब इसके आगे देखते हैं, तब तक आप इसको